हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हिस्ट्री हम देख रहे थे, उसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। बिलासपुर के हिस्ट्री का छोटा सा रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी और किस तरह से की थी, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि इस कहलूर रियासत की स्थापना वीरचंद ने की थी और किस तरह से इसका नाम कहलूर पड़ा था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कहालचंद, मेहीचंद, अभिसंध या फिर अभिसार चंद कह लो, संपूर्ण चंद, ज्ञानचंद, बीकचंद, कल्याणचंद और तेज ताराचंद तक हम लोगों ने रूलर्स देख लिए थे। उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उनकी हिस्ट्री हम जान चुके हैं। तो आज हम देखेंगे दीपचंद। देखिए, दीपचंद का जो काल रहा है वो रहा है 1650 एडी का, राइट। तो दीपचंद ने ही बिलासपुर की स्थापना की थी। दीपचंद ने बिलासपुर की और जो वीरचंद थे उन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। बिलासपुर का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम है, वो व्यासपुर है। तो दीपचंद ने क्या किया था, जब इन्होंने बिलासपुर की स्थापना की थी, इसी का पुराना नाम व्यासपुर था। तो इसने सुनहानी से अपनी कैपिटल चेंज कर दी थी, कहाँ पे, व्यासपुर को, राइट। और 1654 में इसने जो है स्थापना की थी बिलासपुर की, जिसका पुराना नाम क्या है, व्यासपुर, राइट। इन्होंने ही, दीपचंद ने ही धौलरा जो पैलेस है, धौलरा महल है, इसका निर्माण किया था। अब देखिए, दीपचंद ने जो है अभिनंदन प्रथा भी वहाँ पे चलाई थी। अभिनंदन प्रथा होती है सैल्यूटेशन। देखिए, इसके अकॉर्डिंग दीपचंद ने क्या प्रथा लगा दी, क्या प्रोसेस इन्होंने लगाया कि जब आप आम जनता जो है जब राजा से मिलेगी तो उसको ये कहेगी जय देवा, राइट। और जब राणा से मिलेगी तो राणा को ये राम राम कहेंगे और मियाँ को जय जय कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी सैल्यूटेशन प्रोसेसेस जो किसने बनाई थी, ये दीपचंद ने। जय देवा राजा को, राम राम राणा को और जय जय मियाँ को, राइट। और ये जो प्रथा है, ये जो सैल्यूटेशन प्रोसेस है, आज भी आपको कई जगह देखने को मिलेगी, राइट। देखिए, अब क्या होता है कि बहुत सारे राजाओं की जो है एक मीटिंग होती है नादौन में, राइट। उसमें कांगड़ा के राजा दीपचंद भी, कांगड़ा के राजा भानचंद भी गए होते हैं और जो ऊपर से चंबा के राजा हैं दीपचंद, वो भी आए होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो भानचंद है, ये बातें सुन रहा होता है दीपचंद की। दीपचंद की एक हैबिट थी कि वो हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के और अपनी बढ़ाइयाँ करना उसके बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि मैंने ये प्रथा चलाई है, मुझे जो जनता है जय देवा कह के पुकारती है। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे बोल रहा है। इन सब से जो कांगड़ा के राजा है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया कि भोजन में जो है जहर मिला दिया और वो किसको दे दिया, राजा दीपचंद को, और जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई। किसने दिया, भानचंद ने। चंद्र भानचंद जो है कांगड़ा के ये राजा हैं, इन्होंने किसको दिया, दीपचंद को, और इस तरह से इनकी डेथ हो जाती है, राइट। इसके बाद देखिए, जो शासन होता है वो उनकी पत्नी जलाल देवी को चला जाता है, वो इन्हें संभालती है। क्यों संभालती है, क्योंकि इनका जो पुत्र है, कौन है, इनका पुत्र भीमचंद, वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, राइट। अब देखिए, जो जलाल देवी हैं ये क्या करती हैं कि जो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हैं, इनको ये क्या करती है, ये ज़मीन दान कर देती है, एक गांव दान कर देती है, मखोवाल गांव। कौन सा गांव, मखोवाल गांव, ये दान कर देती है गुरु तेग बहादुर को। देखिए, मखोवाल गांव का नाम ये बदल देते हैं, गुरु तेग बहादुर क्या रख देते हैं, चकनानकी। क्या रख देते हैं, चकनानकी। मखोवाल गांव का नाम चकनानकी, और चकनानकी का नाम ही आगे चलकर आनंदपुर साहिब पड़ जाता है, राइट। तो ये कुछ एक फैक्ट्स थे दीपचंद से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। 2-3 फैक्ट्स यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो रानी थी जलाल देवी, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, राइट। देखिए, एक फैक्ट जो है जलाल देवी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो जलाल देवी है, इसका जो इसके टाइम में जो है यहाँ का वजीर होता है मानिक चंद। कौन होता है, मानिक चंद। ये जो मानिक चंद होता है ये है दीपचंद का भाई, और यही इस टाइम यहाँ पे वजीर है, ठीक है।
तो मानिकचंद के मन में भी अब लालच सा आ जाता है, थोड़ी बेईमानी सी आ जाती है कि अब भाई मेरा रहा नहीं, भतीजा भी बहुत छोटा है, औरत क्या ही शासन करेगी, अब मैं यहाँ पे गद्दी संभालूंगा। तो ये इस बात का पता जलाल देवी को चल जाता है, तो जलाल देवी उन्हें वहाँ से निकाल देती है। अब ये जो मानिकचंद है ये चला जाता है कांगड़ा। कांगड़ा के जो राजा हैं, कांगड़ा के जो राजा हैं उनसे ये हेल्प मांगता है कि मुझे वहाँ की गद्दी चाहिए, आप मुझे मुझे वहाँ पे युद्ध करना है, आप मेरी हेल्प करो। तो इस पर कांगड़ा के राजा इसकी हेल्प करते हैं। ऊपर से क्या होता है कि जो जलाल देवी है वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो हेल्प लेती है, जलाल देवी किसकी हेल्प लेती है, मंडी के राजा की। प्लस जितने भी यहाँ पे पहाड़ी राजा हैं उन सब की ये पहाड़ी राजा, छोटे छोटे जो छोटे छोटे एरियाज़ में कुछ एक राजा थे पहाड़ी राजा, उन सब की ये क्या करती है, हेल्प लेती है, और इनके बीच में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में इस युद्ध में जो है मानिकचंद की हार हो जाती है और जलाल देवी जीत जाती है। राइट। देखिए अब गद्दी पे हैं भीमचंद। 1682 में क्या होता है, इसी के भीमचंद के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह कहलोर आए। राइट। तो इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये आनंदपुर साहिब में, कहाँ पे रुकते हैं, ये आनंदपुर साहिब में आकर ये रुक जाते हैं और यहीं पे ये रहने लगते हैं। जो आनंदपुर साहिब है यहाँ पे बिलासपुर का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी आपने पढ़ा कि जो जलाल देवी है इसने ये पूरा का पूरा गांव जो है किसको दान कर दिया था, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी को। ठीक है, तो यहीं पे आकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी रहने लगते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिष्य थे, उन्हीं में से ही एक थे दूनीचंद। उन्होंने इन्हें शामियाना भेंट किया था और इसमें जो है मोती वगैरह जड़े हुए थे, बहुत ही प्रीशियस जो मोती वगैरह होते हैं वो इसमें जड़े हुए थे। राइट। और साथ में जो रतन राय है उन्होंने प्रसादी हाथी मीन्स फाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट जो है वो दान किया था रतन राय ने इन्हें। और जो ये रतन राय थे ये कहाँ के रहने वाले थे, असम के। असम के ये रहने वाले थे। इन्होंने ही जो ये प्रसादी हाथी, देखिए ये हाथी का, एलिफेंट का नाम है प्रसादी हाथी, ये इन्हें दान किया था और गुरु गोविंद सिंह जी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी उनकी ये गिफ्ट। राइट। तो ये जो वाइट एलिफेंट है किसने गिफ्ट किया था, रतन राय ने। राइट। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के पास रंजीत नगाड़ा बनवाया इन्होंने था। राइट। रंजीत नगाड़ा ये कब बजवाते थे, जब कोई युद्ध लड़ना होता था उसके आगाज़ के लिए जो है इसको बजवाया जाता था। ठीक है। अब देखिए ये जो भीमचंद है इनके काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव रहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, और ये इनका ज़्यादातर कम से कम 20 ईयर्स इन्होंने अपनी लाइफ के जो है वेस्ट कर दिए गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध लड़ने में ही। और ख़ास बात ये थी कि हर बार ये वहाँ पे हार जाते थे। राइट। अब किसी ने भीमचंद को ये भी बता दिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक हाथी है जो कि बहुत सुंदर है, और काफ़ी सारी उड़ती उड़ती खबरें ये सुन रहे थे, इसलिए ये मिलने जा पहुंचते हैं किससे, गुरु गोविंद सिंह जी से। और वहाँ जब इन्होंने वो गिफ्ट्स देखे थे, वो शामियाना देखा था, तो ये चकित रह गए थे कि ये सारी चीज़ें इनके पास क्यों है। थोड़ी उन्हें जलन भी हो रही थी कि मैं राजा हूँ, मेरे पास ये होनी चाहिए। राइट। तो अब ये वापस आ जाते हैं वहाँ से। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो भीमचंद है इसका जो पुत्र होता है अजमेर चंद, इसकी शादी फिक्स हुई होती है। तो उस शादी, अब वो शादी आ रही होती है, तो इस शादी के लिए ये जो हाथी जो था गुरु गोविंद सिंह जी के पास, ये इसको बड़ा पसंद आया था, किसको, भीमचंद को। ये चाहता था कि वो उसको ये हाथी दे और इसमें वो बारात ले जाएगा, इस हाथी में बिठा के वो अपने बेटे को बारात को ले जाएगा। बट गुरु गोविंद सिंह जी जो है इसकी नीयत को अच्छे से जानते थे, उनको पता था कि एक बार मैंने इसको हाथी दे दिया, देने में कोई दिक्कत उन्हें नहीं थी, क्योंकि वो एक महान आदमी थे, संत थे, तो ठीक है, गुरु थे वो। राइट। तो पर उनको पता था ये फिर वापस नहीं करने वाला है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे ये गिफ्ट मिला हुआ है, मैं इसको नहीं दे सकता हूँ। इससे भीमचंद बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। 3-4 बार उन्होंने अपने वज़ीर, अपने सेनापति को वहाँ पे भेजा, पर गुरु गोविंद सिंह का जवाब जो है हर बार सेम ही निकलता।
देखिए, भीमचंद के पुत्र की जो शादी हो रही है, अजमेर चंद की जो शादी हो रही है, वो हो रही है फ़तेह शाह की पुत्री से। फ़तेह शाह कौन है? ये गढ़वाल शासक है। गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया का जो ये है शासक है, रूलर है। उसकी बेटी से इसकी शादी हो रही है। देखिए, इसको आगे कनेक्ट करना कि किस तरह से इसमें जो है एक सर्कल सा बन जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि भीमचंद और जो गुरुजी होते हैं, इन दोनों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा आपसी मतभेद होने लगते हैं। अब गुरुजी ये नहीं चाहते थे कि वो फालतू के यहाँ पे युद्ध करते रहें, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से जाना ही ठीक समझा और वो चले गए सिरमौर। सिरमौर में अभी बैठे हैं मेदिनी प्रकाश। ठीक है, ये जो मेदिनी प्रकाश है, ये कहाँ का रूलर है इस टाइम? ये है सिरमौर का, और गुरुजी भी वहाँ चले जाते हैं मेदिनी प्रकाश के पास। ठीक है, तो अब वहाँ पे देखना सिरमौर के साथ का जो अगर आपने मैप देखा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि सिरमौर के नीचे का जो एरिया है, सिरमौर की बाउंड्री जो है उत्तराखंड के साथ लगती है। वहाँ का जो गढ़वाल रीजन है, वहाँ का जो रूलर है फ़तेह शाह, जिसकी पुत्री की शादी किसके साथ हो रही है? अजमेर चंद के साथ। ठीक है, इस फ़तेह शाह के साथ मेदिनी प्रकाश की जरा से भी नहीं बनती है, ये आपस में इनके बहुत ज़्यादा मतभेद है। ठीक है, तो चलाके के साथ ये मेदिनी प्रकाश जो है गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ पे बुलाता है। वो सोचता है कि ये मेरी हेल्प करेंगे फ़तेह शाह से युद्ध करने में, राइट। बट जो गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं, ये क्या करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ये मेदिनी प्रकाश और फ़तेह शाह, इन दोनों के बीच में जो है संधि कर देते हैं, अलाइंस कर देते हैं और इनमें मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर देते हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जो है फ़तेह शाह के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी फ़तेह शाह इनके अच्छे शिष्य हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी को अपना गुरु मानते हैं और सिरमौर में अब ये रहने लगे हैं, तो ना चाहने पर भी मेदिनी प्रकाश से तो इन्हें अच्छे रिलेशन रखने ही पड़ते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों की ही मित्रता करवा दी। अब इनके आपसी में मतभेद खत्म हो चुके हैं और इनके बीच में अच्छे रिलेशन सब बन चुके हैं। और यहाँ पे जो इस ट्रायंगल में जो फोर्थ चीज़ आ जाती है, वो क्या होती है? फ़तेह शाह की पुत्री की शादी किसके साथ? भीमचंद के पुत्र के साथ। और भीमचंद के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत ही ख़राब रिलेशन है, जबकि फ़तेह शाह के साथ इनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। अब देखिए क्या होता है, शादी वाला दिन आ जाता है। भीमचंद जो है क्या करता है, बारात लेके वो ऊपर से आता है चंबा से, और रास्ता है सिरमौर से ही निकल रहा है नीचे से, और सिरमौर में बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके साथ इनके बिल्कुल नहीं पड़ती। अब ये बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें यहीं से जाने दो, अगर हम पीछे से, अगर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं तो वहाँ से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए जाने दो। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि मेरे यहाँ से नहीं आएंगे। अब फ़तेह शाह इनके मित्र है, अब ये सोच में पड़ गए कि फ़तेह शाह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए इन्होंने परमिशन दे दी होती है कि सिर्फ जो है दूल्हा जो है यहाँ से आएगा और 2-4 आदमी उसके साथ और आएंगे, बाकी यहाँ से होते हुए कोई भी नहीं आएगा, राइट। देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है, ये है सिरमौर। सिरमौर के साथ ही नीचे सीमा लग रही है उत्तराखंड की, ये वाला गढ़वाल का रीजन है और ये सिरमौर है। ऊपर है चंबा। चंबा से अगर बारात आएगी तो शॉर्टेस्ट रूट जो है यहीं से ही पड़ रहा है, यहाँ से होते हुए उसने गढ़वाल आना है भीमचंद ने। अगर ये ऊपर से होते हुए आ रहा है तो बहुत ही लंबा रास्ता उसको जा रहा है, इस तरीके से उसको ऊपर ऊपर से आना पड़ेगा। तो अब ये परमिशन इसने मांग ली और गुरु गोविंद सिंह जी ने लिहाज में आकर ही जो है उनको 2-4 लोगों के साथ ही आने की परमिशन यहाँ से होते हुए देते हैं ये, राइट। इस पर जो है भीमचंद को बहुत इंसल्टिंग फील होता है, उसको बहुत बुरा लगता है, उसको फिर से यहाँ पे बुरा लगता है। देखिए, जो फ़तेह शाह है उनकी अच्छी मित्रता है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी और मेदिनी प्रकाश के साथ भी। तो अब क्या होता है, फ़तेह शाह उनको तो अब शादी में, अपनी बेटी की शादी में बुलाएगा ही। अब जब गुरु गोविंद सिंह जी को पता चला कि मुझे भी अब बुलाया गया है और बारात वहाँ से आनी है भीमचंद के यहाँ से, वहाँ उनकी पट्टी नहीं है। अब उनको पता है शादी वाला घर है, वहाँ पे इस तरीके का कुछ भी तो कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा, और उनको पता था कंफर्म वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने अपने सेनापति को और कुछ एक सैनिकों को उनके साथ भेजा और
वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ पे अपने सैनिकों के हाथों से उन्होंने ब्राइड को भी गिफ्ट्स दिए और फ़तेह शाह को भी गिफ्ट्स दिए। जैसे ही वो सैनिक वहाँ पे पहुँचते हैं फ़तेह शाह के वहाँ गढ़वाल में, तो वहाँ पे जो है भीम प्रकाश खड़ा हो जाता है, भीमचंद खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये हमारा अपमान है, अगर उनकी हमारे साथ दुश्मनी है गुरु गोविंद सिंह जी की, तो वो अपने गिफ्ट्स भी यहाँ नहीं भेज सकते, क्योंकि शादी मेरी पुत्र के साथ हो रही है, तुम्हारी डॉटर की। तो इस पर जो है अब फ़तेह शाह लड़की के पिता हैं, अब उनको तो मानना ही पड़ता था, ना चाहते हुए भी उनको उनकी शर्त माननी पड़ी, और सारे के सारे गिफ्ट्स जो हैं वहाँ से सैनिकों के हाथों वापस भिजवा दिए जाते हैं। सैनिक जब वापस आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो भीम सिंह है, इसके भीमचंद है, जो इसके जो सैनिक होते हैं, इन लोगों ने उन पे अटैक कर दिया। देखिए, ये जो भीमचंद है ये पहले से ही करप्टेड है, इसकी नियति पहले से ख़राब थी। ये एक्चुअली में बारात के साथ बाराती कम, बल्कि सैनिक उसमें ज़्यादा आए हुए थे, क्योंकि ये युद्ध के उद्देश्य से ही यहाँ आए थे, राइट। तो उन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी के सैनिकों पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कुछ एक जो सैनिक जो है वहाँ से बड़ी मुश्किल से भाग निकले और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को सारी बात बताई। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी भड़क उठे और उन्होंने वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब ब्राइड और जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको तो किसी गुप्त रास्ते से वापस चंबा भेज दिया जाता है। इसके बाद अब युद्ध चलता है। युद्ध देखिए किस किस के बीच में चलता है। फ़तेह शाह को मजबूरी में अब साथ देना पड़ रहा है भीमचंद का। तो इधर देखिए फ़तेह शाह, भीमचंद और हरि राय हैं, ये है हिंदूर के जो रूलर हैं उनके ये भाई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये भी। और कांगड़ा का कृपाल चंद जो है, और गोविंद चंद है कुलेर के। ये पांचों मिलके जो है अटैक करने वाले हैं किसके ऊपर, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। तो जब इनकी लड़ाई होती है तो हमेशा की तरह इस बार भी गुरु गोविंद सिंह जी इन सब के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और इनकी जो है यहाँ पे जीत हो जाती है, राइट। और इसी युद्ध को कहा जाता है भंगानी साहिब का युद्ध। और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखनी है। भंगानी साहिब का युद्ध कब हुआ था, 1686 में हुआ था। 1686 में हुआ था भंगानी साहिब का युद्ध, राइट। और इस युद्ध में जीत मिली थी गुरु गोविंद सिंह जी को ही। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के मध्य जो है बहुत सारे युद्ध हुए और हर बार गुरु जी ही वहाँ पे जीते हैं। देखिए इनके बीच में कब कब युद्ध हुए थे, 1682 में, 85 में, 86 में, देन 1700 में, राइट। हर बार गुरु गोविंद सिंह जी ही यहाँ पे जीते हैं। 1701 AD में जो है इनके बीच में शांति संधि हो जाती है और इन दोनों के मध्य जो है थोड़ा रिलेशन सही हो जाता है, राइट। देखिए इससे पहले जो है 1690 AD में नादौन का युद्ध होता है। इस नादौन के युद्ध में जो है भीमचंद और मुग़लों के बीच में ये होता है और इस युद्ध में जो है भीमचंद की हेल्प करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। क्यों करते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जो है मुग़लों के बिल्कुल कट्टर दुश्मन हैं उनके, ये बिल्कुल एंटी थे ये इनके, इसीलिए ये हेल्प करते हैं भीमचंद की। भीमचंद को पता था कि इनके साथ बिल्कुल नहीं पड़ती है मुग़लों के साथ, और इसी बात का इन्होंने फ़ायदा उठाकर गोविंद सिंह जी को भी युद्ध के लिए बुलवाया था और इन्होंने इनकी मदद भी की थी। देखिए ये जो नादौन का युद्ध हुआ है 1690 में, यहाँ पे देखिए किन किन के बीच में हो रहा है ये, भीमचंद, गुरु गोविंद सिंह और इनके साथ और कौन है, पहाड़ी शासक हैं, और साथ ही साथ पृथ्वीचंद है जो कि डडवाल के राजा हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो इनके साथ जो है मुग़ल लोग हैं वो कौन कौन है, अलीफ खान, मियाँ खान, राजा दयाल और कृपाल। इन सब के बीच में ये युद्ध होता है नादौन का। कब होता है, 1690 में। देखिए दिल्ली में अभी जो बैठा है मुग़ल शासक कौन है, औरंगजेब, ठीक है। देखिए जो औरंगजेब है इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर लिया था, जिसके कारण जो इनकी आर्थिकी है ऑलरेडी डगमगा गई थी। रीज़न सिर्फ उनकी खजाने के खाली होने का सिर्फ औरंगजेब के आक्रमण ही नहीं थे, उस साम्राज्य विस्तार ही नहीं था। इससे पहले के जो शासक थे, इनके जो पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था, कहीं वो ताजमहल बनाए जा रहे थे, कहीं कुछ, तो इस तरीके से फालतू के खर्चे कर करके उन्होंने खजाना आधे से ज़्यादा खाली कर दिया था। अब पैसों की जो है औरंगजेब को बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, पंजाब का गवर्नर है आज़िम
खान। तो आज़िम खान कहाँ के हैं? पंजाब के ये गवर्नर है, राइट। तो इनको ये कहते हैं कि तुम जो है वहाँ ऊपर से जो है जो हिल स्टेशंस है वहाँ से आप लोग जो है ट्रिब्यूट इकट्ठा करो, पैसा वहाँ से इकट्ठा करो, ठीक है। वहाँ से कर इन्होंने इकट्ठा करने के लिए किसको कहा था? आज़िम खान को। तो अब आज़िम खान क्या करता है कि ये जम्मू का जो गवर्नर है अभी, तो यहाँ पे गवर्नर है मियाँ खान। तो आज़िम खान ऑर्डर कर देते हैं मियाँ खान को। औरंगज़ेब किसको बोलते हैं? आज़िम खान को ट्रिब्यूट लेने के लिए पहाड़ों से। तो जो आज़िम खान है ये ऑर्डर कर देते हैं मियाँ खान को। अब मियाँ खान फर्दर ऑर्डर कर देते हैं अलीफ़ खान को। आज़िम खान ने मियाँ खान को और मियाँ खान ने अलीफ़ खान को ऑर्डर कर दिया। तो अब क्या करता है अलीफ़ खान? ये ट्रिब्यूट वसूलने के लिए सबसे पहले जाता है कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा में अभी रूल कर रहा है कृपाल। कौन कर रहा है? कांगड़ा का शासक कौन है इस टाइम? कृपाल। तो कृपाल ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चालाकी होशियारी दिखाई। इसने कहा मैं ट्रिब्यूट तो तुम लोगों को देने को दे दूँ, पर क्या फ़ायदा है, मेरे ट्रिब्यूट से तुम लोगों का कितना कर खजाना भर जाएगा। देखिए अभी जो पहाड़ी रियासतें हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रूलर जो है अभी, अगर कोई रूल कर रहा है यहाँ पे बहुत ही मजबूत जो राजा है वो है अभी बिलासपुर रियासत, बिलासपुर का भीमचंद। अगर आप भीमचंद से कर वसूल कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आप जितने भी पहाड़ी शासक होंगे यहाँ के वो डर के मारे आप सबको ट्रिब्यूट देंगे। तो ये बात उनको भी अलिफ खान को भी सही लगी कि ये आदमी सही कह रहा है। अगर मैं यहाँ के सबसे शक्तिशाली रूलर से कर वसूल करता हूँ, बाकी तो ऑटोमेटिकली दे ही देंगे फिर। तो अब क्या होता है? तो अब क्या करता है ये जो ये जो अलिफ खान है, अब क्या करता है? ये जाता है भीमचंद के पास और उनसे ये ट्रिब्यूट मांगता है। भीमचंद ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, तुम जो मर्जी कहो, तुम लोग मानो या ना मानो, मैं तुम लोगों को एक भी पैसा नहीं दूंगा। तो इस पर अब जो अलिफ खान है ये उस पर डोमिनेटिंग होने लगता है कि अगर तू नहीं देता है तो हम तेरे साथ युद्ध कर लेंगे। भीमचंद भी यहाँ पे बड़ी अकड़ के साथ बोल देता है ठीक है करो युद्ध। और यहीं पे जो है फिर नादौन प्लेस में युद्ध हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नादौन का युद्ध। देखिए किन किन के बीच में ये होता है। भीमचंद का साथ यहाँ पे देते हैं गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी शासक और पृथ्वीचंद, ठीक है। जबकि इनके साथ जो युद्ध करने वाले जो मुगल्स होते हैं कौन कौन होते हैं? एक देखिए ये कांगड़ा का जो रूलर था जिसने बताया था कि भीमचंद जो है डोमिनेटिंग है यहाँ पे, उससे पहले लो एक ये इन मुगलों के साथ है राजा दयाल सिंह, मियाँ खान और अलिफ खान। इनके बीच में जो है युद्ध हो जाता है और इस बैटल में जो है मुगलों की हार हो जाती है, राइट। इसी नादौन में जो है नादौन एरिया में जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो है 8 दिनों तक रुके थे और यहीं पे राजा रणजीत सिंह ने दशाविन पाद शाही गुरुद्वारा बनवाया। कौन सा बनाया? दशविन पातशाही गुरुद्वारा। गुरुद्वारा दशविन पातशाही गुरुद्वारा किसने बनाया? रणजीत सिंह ने। और क्यों बनाया था? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे 8 दिन तक रुके थे। और 1712 में जो है क्या हो गया था? भीमचंद की मृत्यु हो गई थी। नादौन में गुरु गोविंद सिंह जी 8 दिन तक रुके थे। यहीं पर राजा रणजीत सिंह ने जो है दशविन पातशाही गुरुद्वारा बनाया था और 1712 में भीमचंद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। काफ़ी लंबा चौड़ी हिस्ट्री रही है भीमचंद के शासनकाल में, राइट। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना स्टोरी की तरह। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब जो रूलर आते हैं वो है भीमचंद का जो बेटा है अजमेर चंद। अजमेर चंद के बारे में एक ही फैक्ट है कि इन्होंने अजमेर किला बनाया था और ये जो अजमेर किला था ये कहाँ पे बनाया था? हिंदौर की सीमा पे ये बनाया था, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं देवी चंद की। देखिए देवी चंद अपने बिल्कुल नाम के समरूप थे, बिल्कुल जैसा नाम वैसे इनके वर्क रहा, ठीक है। देखिए इनका जो कार्यकाल रहा 1741 से लेके 78 तक, 1741 से 1778 तक इनका जो है इनका कार्यकाल रहा। देखिए ये जो देवी चंद थे
बिलासपुर के साथ ही नीचे को सोलन लगता है, ठीक है। और सोलन में के नालागढ़ को ही पहले कहा जाता था हिंडूर। तो हिंदूर जो है बिल्कुल इसके साथ बिलासपुर के साथ लगता लगता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि हिंदूर के जो राजा थे, कौन थे वहाँ के राजा? मानचंद। और इनका जो पुत्र था, इन दोनों की वहाँ पे क्या हो जाती है, एकदम मृत्यु हो जाती है अचानक से, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देवी चंद, ये चाहे तो वहाँ पे अपना कब्जा कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, उसका उस रियासत में जो राजा थे मानचंद, उनके राजघराने के जो सदस्य थे, उनमें से जो सबसे सही उन्हें योग्य लगा, उसको उन्होंने वहाँ पे रूलर बना दिया। और किसको बनाया? गजय सिंह हिंडूरिया को। उसको उन्होंने हिंदू रियासत का क्या बना दिया? शासक बना दिया, राइट। अब हिंदूर के रूलर विजय चंद, काफ़ी समय के बाद क्या हुआ था, जो विजय चंद है, इसको उन्होंने रामगढ़ किला जो है क्या कर दिया था? दे दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो देवी चंद है, इनसे जो भी हेल्प मांगते थे, ये सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है इनसे जो है हेल्प मांगी थी घमंड चंद ने। क्या हुआ था, जो अभय चंद है वो रूलर है जसवा का। कहाँ पे रूल कर रहा है अभय चंद? ये कर रहा है जसवा पे। इसने क्या किया था, अचानक से 1751 में इसने जो है अटैक कर दिया था घमंड चंद पे। अब घमंड चंद पे इसने अटैक कर दिया है, तो घमंड चंद ने हेल्प मांग ली देवी चंद से, और देवी चंद ने इसकी हेल्प की, ठीक है। इसके बाद जो है बाद में इन्होंने क्या किया था, फिर जो अभय चंद है, इसका जो है और शासन जो इनका इसका जो एम्पायर था, उसको लेके अपने भाई के साथ इसके मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और इसके कारण इनके बीच में जो है युद्ध हो रहा था। तो इसके लिए हेल्प मांगी इसने देवी चंद से, और देवी चंद ने अभय चंद की भी उस टाइम हेल्प की। देखिए, पहले इसने अभय चंद के खिलाफ जाके जो है घमंड चंद की हेल्प की थी, क्योंकि घमंड चंद ने इनसे हेल्प मांगी थी। उसके बाद अभय चंद का जो अपने भाई के साथ युद्ध हुआ, तो अब अभय चंद ने इनसे हेल्प मांगी, तो उनकी भी इन्होंने हेल्प कर दी थी, राइट। बाद में जो है नादिर शाह ने इन्हें क्या कर दिया था, बंदी बना दिया था, और वहीं पे जो है देवी चंद की मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या होता है, जो देवी चंद है, इनका पुत्र होता है महानचंद। देखिए, महानचंद बहुत ही ज़्यादा लोल शासक होता है, बहुत ही भोग विलास में ही ये रहता था, एकदम निकम्मा शासक था, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक इसने ही बिलासपुर में जो है शासन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, राइट। इसका जो कार्यकाल रहा है, इंपॉर्टेंट है इसका कार्यकाल। ये डेट्स आपने याद रखनी है। 1778 से लेके 1824 तक इसने यहाँ पे जो है शासन किया था, ठीक है। देखिए, महानचंद जो है, ये बहुत, जब देवी चंद की डेथ हुई थी, उस टाइम मृत्यु हुई थी, उस टाइम जो है ये बहुत छोटे थे, ठीक है। छोटे होने के कारण जो है इनकी जो, ये भी प्रशासन को नहीं संभाल सकते थे, राजकाज को, तो इनकी माता ने प्रशासन को खुद देखा, और इनकी माता का नाम था नागर देवी। देखिए, एक तो हिमाचल की हिस्ट्री में ज़्यादा, हिमाचल क्या, इंडियन हिस्ट्री भी देख लो तो बहुत कम जो महिलाओं का जो है शासन देखने को मिलता है, और हिमाचल की हिस्ट्री में तो ना के बराबर ही है। बट जो मिलती हैं उनको आपने अच्छे से उनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि वो पूछे जाते हैं टेस्ट में, राइट। तो महानचंद की जो माता है और देवीचंद की जो वाइफ है, वो है नागर देवी। अब पूरा प्रशासन कौन देख रही है? नागर देवी। नागर देवी के देखिए जो वजीर होते हैं, कौन होते हैं? एक है, सबसे पहले इनका वजीर है रामू। क्या होता है, 1783 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब बात आती है कि अब वजीर किसको बनाया जाए। तो इसके बाद जो अब नागर देवी क्या करती है, मंडी से बुलाती है बैरागी राम को। बैरागी राम को ये अब अपना वजीर बना देती है। पहले ये कहाँ का वजीर हुआ करता था? मंडी का ये वजीर हुआ करता था, ठीक है। अब इसका जो प्रशासन है, इसका जो कार्य था, वो इसकी वर्किंग जो है नागर देवी को ज़्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए ये इसको निकाल देती है। अब क्वेश्चन उठता है कि किसको अब वजीर बनाया जाए। तो अब क्या होता है, जो देवी चंद है, उसके जो भाई हैं जोरावर चंद को अब नागर देवी जो है यहाँ पे वजीर बना लेती हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रशासन देखते हैं, ठीक है। देवी चंद का ये भाई है, ठीक है। तो
अब जो है, जो ये महान जन है बड़ा हो जाता है और ये क्या करता है, अब अपने जो गति है संभाल लेता है। ठीक है, अब देखिए महान जन बिल्कुल ही निकम्मा नकारा था, कुछ भी वो नहीं करता था, खाली भोग विलास इन्हीं चीज़ों में ये मस्त रहता था। और इसका प्रशासन की तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं था, जिस कारण क्या हुआ, जो सिरमौर की जो 12 ठकुराइयाँ हैं वो इसके हाथ से निकल गई और वो स्वतंत्र हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो 1790 में जो है सोलन की 12 ठकुराइयाँ थी वो स्वतंत्र हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो है ज़्यादातर टाइम अपना भोग विलास में ही बिताता था, तो इस कारण वो जो है क्या हो गई थी, स्वतंत्र हो गई थी। देखिए, अगर शासक अच्छा ना हो तो राज्य का विनाश होने से कोई नहीं बचा सकते हैं। अगर राजा अच्छा हो तो राज्य का विकास होना फिक्स है। देखिए वीरचंद ने, देखिए एक समय क्या रहा, शासक अच्छा था जिसने खुद नींव रखी इस कहलोर रियासत की, तो उसने 12 ठकुराइयों को जीत लिया था। और आज देखो टाइम ऐसा आ गया है कि महानजन ने क्या कर दिया, अपनी अपनी जिम्मेदारियां ही उसने नहीं समझी, अपनी नालायकी के कारण इसने जो है उन्हें भी खो दिया। राइट, अब इसके बाद जो है 1795 में इस पे आक्रमण कर देता है बिलासपुर पे संसार चंद। राइट, तो 1790 में सोलन की 12 ठकुराइयों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, क्योंकि अधिकतर समय महानचंद भोग विलास की चीज़ों में ही मस्त रहता था। 1795 में संसारचंद ने बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया। अब होश आ रहा है इसको महानचंद को कि अब मैं क्या करूं। संसारचंद ने यहाँ पे आक्रमण कर लिया। देखिए जो संसारचंद है ये कांगड़ा के रूलर है, बहुत ही महान शासक ये हुए हैं। कांगड़ा की हिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो कंबाइंड हिस्ट्री हमने पढ़ी हुई है उसमें ऑलरेडी आपने ये देख लिया है इनके बारे में कि कितने अच्छे ये रूलर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हेल्प मांगता है महानचंद, क्योंकि इससे खुद से तो कुछ होने से रहा, इसलिए ये हेल्प मांगता है सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश से, क्योंकि वहाँ इसके रिलेशन अच्छे हैं। और सिख सरदार गुरदित सिंह और देसा सिंह सरदारा की ये हेल्प मांगता है। देखिए इस युद्ध में जिसने इसकी हेल्प की वो सब के सब मारे गए। मीन्स धर्म प्रकाश, गुरदित सिंह और देसा सिंह सरदारा, इन सब की इस युद्ध में जो है मृत्यु हो जाती है और महानचंद इसमें हार जाता है। राइट, अब इसके बाद जो है, जो संसार चंद है, ये संसार चंद क्या करता है, चौकी हाटवा क्षेत्र पर संसार चंद का अब क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। छातीपुर किला जो है ये बनाया है संसार चंद ने, महान चंद ने मायपॉल जी महान चंद नहीं है, संसार चंद है। इन्होंने जो यह किला बनाया है छातीपुर किला, और इसको जो है बनाया गया था झंझियार धार में, इसीलिए इस किले को झंझियार किला भी कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं महल मौर्यों का युद्ध। ये जो महल मौर्य का युद्ध हुआ था ये 1805 से 1806 के बीच में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, ये महानचंद और संसारचंद के बीच में। और दुख की बात यह है कि संसारचंद यहाँ पे हार गया था। क्यों हारा था, महानचंद से कुछ नहीं होने वाला था। फिर से इसने अगेन हेल्प ले ली थी गोरखा की। गोरखा कमांडर जो थे, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब कंबाइंड हिस्ट्री पढ़ी थी। गोरखा के जो कमांडर थे कौन थे, तो वो थे अमर सिंह थापा। देखिए एक्चुअली में महानचंद वैसे गोरखा से हेल्प नहीं ले रहा था। पहले वाले युद्ध में भी उसने हेल्प ली थी, जब संसारचंद से ही हुआ था इसका युद्ध, तो उस टाइम भी इसने सिरमौर के धर्म प्रकाश से हेल्प ली थी। अब सिरमौर में रिलेशन अच्छे थे इसलिए इसने फिर से इस बार देखा था सिरमौर की तरफ। खुद से तो कुछ कर नहीं सकता था, बट सिरमौर के हालात अभी हेल्प करने के लायक नहीं थे। खुद उन्होंने हेल्प ली थी गोरखास की, और गोरखास वहाँ पे बैठ चुके हैं। अब गोरखों से हेल्प, अब उसने सोचा कि अगर ये सिरमौर वालों की हेल्प कर सकता है तो मेरी भी हेल्प गोरखास करेंगे, तो उसने गोरखों से हेल्प मांगी और गोरखों ने वहाँ से, गोरखा जो कम्युनिटी थी उन्होंने जो है हेल्प की भी इनकी। इसलिए महानचंद और गोरखास ने मिलके जो है संसारचंद को यहाँ पे हरा दिया था महल मौर्य के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद जो है संसारचंद भाग चुका था। कहाँ भाग चुका है, कांगड़ा में भाग जाता है ये। तो इसके आगे, अब आगे देखेंगे इसके बारे में। अब देखिए अब बिलासपुर गोरखों के अधीन आ गया है, क्योंकि इनकी हेल्प की। अब सिरमौर में भी इसने हेल्प की थी गोरखास ने, सिरमौर के रूलर की, तो वहाँ पे भी इसने, इन गोरखास ने अपना शासन जमा लिया था। अब इन्होंने बिलासपुर के राजा महानचंद की भी हेल्प की, तो या वहाँ पर भी अब गोरखों का रूल हो चुका था। 1803 से 1814 तक जो है गोरखास वहाँ पे शासन करते रहे।
ठीक है। गोरखों को भगाने के लिए फिर बाद में जो है बुलाया जाता है ब्रिटिशर्स को। और कौन ब्रिटिशर्स आते हैं? डेविड ऑक्टरलोनी। अदरवाइज गोरखाज वहाँ पे बिल्कुल जम चुके थे। ठीक है। और देखिए रतन सिंह किला जो है, यहाँ पे जो है गोरखास को जो है हराया था डेविड ऑक्टरलोनी ने। जो ऑक्टरलोनी ने रतन सिंह किला में गोरखा कमांडर्स को गोरखा कमांडर कौन था? अमर सिंह थापा। इसको यहाँ पे जो है इन्होंने हराया। ठीक है। अब आपको क्या लगता है जब गोरखास आए थे उन्होंने क्या हेल्प के बदले में उन्होंने क्या कर लिया था? पूरा बिलासपुर ही कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ के जिन लोगों ने जो है किसको बुला लिया था? क्योंकि पूरे इंडिया में रूल किसका था? अब जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुकी थी। कौन? अंग्रेज हो चुके थे। अब अंग्रेजों को इन्होंने बुलाया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? आपको लगता था कि वो इसको छोड़ते बिलासपुर को? नहीं। तो अब अधीन आ चुका था बिलासपुर। किसके अधीन आ चुका था? अंग्रेजों के। राइट। और 6 मार्च 1815 में क्या हो गया था? बिलासपुर ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। राइट। 1819 ईस्वी में सिखों द्वारा जो है आक्रमण होता है। देखिए जो सिख है ये बिल्कुल एंटी है ब्रिटिशर्स के। और बिलासपुर में शासन किसका है? अब ब्रिटिशर्स का। तो अब क्या होता है कि जो सिख होते हैं 1819 में ये आक्रमण कर देते हैं बिलासपुर में जहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं। और इस आक्रमण में जो है सिख कब्जा कर लेते हैं पिछरोटा किला में, निहालगढ़ किला में और बिहोली किला में। तो ये तीनों किले आ जाते हैं सिखों के अंडर। और 1824 में जो है महानचंद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट डेट है। महानचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1824 में हुई थी। राइट। फिलहाल आज के लिए काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे इसी को अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।